हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ का दूसरा क्लास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहला क्लास का वीडियो मैं डाल चुका हूँ आप सभी दोस्तों के लिए, और आज दूसरा क्लास है क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति के दूसरे क्लास में मैं आज आपको बताऊँगा वृत्त का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी बुक देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक में क्षेत्रमिति को 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए 2 भागों में बांटा जा चुका है, जिसमें से पहला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है आयतन के क्षेत्रफल। तो आज हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको वृत्त के बारे में पढ़ना है और वृत्त से संबंधित क्षेत्र के माप के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए इस चैप्टर में मुख्य बात क्या है, वो है वृत्त। तो वृत्त को जानना ज़रूरी है कि वृत्त क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले ये जानते हैं कि वृत्त क्या है। दोस्तों, अंग्रेजी में वृत्त को हम लोग सर्किल कहते हैं। और वृत्त के डेफिनेशन को देखिए, मैंने यहाँ लिखा है किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ से घिरे हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। तो जैसा कि एक निश्चित बिंदु लेते हैं, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का समूह लेते हैं, और बिंदुओं का समूह लेकर इस प्रकार से बिंदुओं का समूह लेते हैं कि वह बिंदुओं का समूह, वह बिंदुओं का बिंदु पथ जो बनता है वह इस आकृति को घेर सके। तो फिर इस बिंदुओं के बिंदु पथ से घिरी हुई जो आकृति होती है वह वृत्त कहलाती है। दोस्तों, वृत्त वही होगा जिसमें बिंदुओं के पथ से घिरा हुआ आकृति होगा, जो बिंदुओं के पथ से घिरा हुआ आकृति होगा। देखिए, अगर एक बिंदु है तो सिर्फ वो बिंदु है, लेकिन बिंदु पर बिंदु और फिर बिंदु से सटा हुआ फिर दूसरा बिंदु, फिर उस बिंदु से फिर तीसरा बिंदु, इस तरह से बिंदुओं का एक पथ बन जाता है। तो बिंदुओं के पथ से घिरे हुए आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। लेकिन एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक बिंदु अगर निश्चित ले लिया जाए और इस बिंदु से समान दूरी लेते हुए, एक कोई निश्चित दूरी लेते हुए अगर एक कर्व खींचा जाए, यानी एक वक्र रेखा खींची जाए और फिर पुनः उसी बिंदु पर ला दिया जाए, तो इस प्रकार से जो आकृति बन जाती है वो वृत्त कहलाती है। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के अनेक प्रकार से डेफिनेशन आप दे सकते हो। तो वृत्त का अगर आप इसका बदला हुआ चित्र बनाए तो इस प्रकार से चित्र बनेगा, क्योंकि ये बिंदुओं का समूह है और एक बिंदु से दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु से तीसरा बिंदु और तीसरा बिंदु से चौथा बिंदु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। यहाँ पर जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में कोई ऐसा गैप नहीं होता है। जब एक बिंदु से दूसरा बिंदु संपर्क में होगा तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसलिए हम लोग गणित में इस तरह की वृत्त की आकृति का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के वृत्त की आकृति का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कई सारे बिंदुओं का समूह जो होता है, उस समूह से पथ तैयार हो जाता है, बिंदुओं का पथ तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग बिंदु पथ कहते हैं। और इन्हीं बिंदु पथों से जो आकृति घिर जाती है वही आकृति वृत्त कहलाती है। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि एक निश्चित बिंदु से इस बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदुओं की दूरी समान होती है। जैसा कि एक बिंदु को अगर हम ए कहते हैं और दूसरा बिंदु को बी कहते हैं, तीसरा बिंदु को सी कहते हैं, तो इस तरह से अगर यह बिंदु ओ है, जो निश्चित बिंदु हमने लिया है, इस बिंदु ओ से ए की दूरी, इस बिंदु ओ से बी की दूरी, इस बिंदु ओ से सी की दूरी, इस प्रकार बिंदु पथ की जितनी भी बिंदुएं हैं उन सभी बिंदुओं की दूरी बिंदु ओ से समान होनी चाहिए। अगर बिंदु ओ से उनकी दूरियां समान नहीं है तो फिर वो वृत्त नहीं कहलाएगा। यानी बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु ओ से समान हो और उस बिंदु पथ से आकृति घिर जाए तो फिर वो वृत्त है। इसलिए डेफिनेशन बहुत इजी तैयार किया गया है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं।
या फिर आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने वृत्त समझ लिया, तो हम लोग अब आगे जानेंगे वृत्त के अवयवों के बारे में, जरूरी बातें। और अब मैं अभी बता देना चाहूँगा, वृत्त का व्यास समझते हैं, यानी डायमीटर क्या है। दोस्तों, वृत्त के व्यास को d से सूचित किया जाता है। आप इसको वृत्त के व्यास को स्मॉल d ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का व्यास क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है, उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर हम वृत्त के व्यास का एग्जैक्ट परिभाषा दें, तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो। वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु, यहाँ पर परिधि है, परिधि पर एक बिंदु A है और एक दूसरा बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा है जो केंद्र से होकर जा रही है। अगर ये केंद्र से होकर नहीं जाए, यानी केंद्र से होकर नहीं गुजरे, तो फिर ये व्यास नहीं है, तब तो ये जीवा हो जाएगी ना। क्योंकि हम जीवा का परिभाषा आपको क्या दी है, जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक वृत्त ले लिया हमने, ये इसका केंद्र हो गया। अगर वृत्त पर यहाँ पर परिधि है, तो परिधि के पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है। A और B को मिला रही है, तो ये जीवा हो गया। लेकिन ये जीवा क्या है कि ये भी सरल रेखा है, ये भी वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। और व्यास भी वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। ये भी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है, और जीवा भी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है। किंतु व्यास जो है वो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, परंतु वो केंद्र से होकर जाती है, और इसमें केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो जीवा और व्यास में अंतर यही है कि जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती और व्यास केंद्र से होकर ही गुजरती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जीवा ही व्यास है। लेकिन कौन सी वाली जीवा व्यास है? जो जीवा सबसे बड़ी होती है, जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है, वही वृत्त का व्यास है। ठीक है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। या इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, और वृत्त के व्यास को d से सूचित करते हैं। अब एक बात और देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम O से A तक के बीच की दूरी की बात करें, O से A तक के बीच की जो दूरी है, ये आधी दूरी है, पूरे व्यास की आधी दूरी है। तो ये परिधि और केंद्र के बीच की दूरी है, इसको हमने त्रिज्या कहा था, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो O से A तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है, फिर O से B तक की दूरी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से एक त्रिज्या और फिर दूसरा त्रिज्या, तो दो त्रिज्या मिल करके एक व्यास का निर्माण करती है। तो अगर हम व्यास की बात करें, पूरे AB की बात करें, तो AB को हम दो भागों में इस तरह से तोड़ सकते हैं, OA प्लस OB। ठीक है दोस्तों, और AB क्या है? वृत्त का व्यास है। हमने बताया कि व्यास को d से सूचित करते हैं, तो इस प्रकार से d बराबर क्या हो जाता है? OA वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है, यानी r, और ये भी r। तो इस तरह से d बराबर हो जाता है 2r। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वृत्त के व्यास और वृत्त की त्रिज्या में संबंध है। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यह है वृत्त के व्यास और वृत्त की त्रिज्या में संबंध। तो एक बात समझने वाली है दोस्तों, अगर इसको भाषा में बोले तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना होती है। अगर ठीक इसका उल्टा बोले, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी है। जैसे हम यहाँ से अगर निकाले r का वैल्यू निकालना चाहें, तो r बराबर होता है 2, यहाँ पर गुना हो रहा है तो इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, यानी d/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो r बराबर d/2, यानी कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। d बराबर 2r, यानी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के 2 गुनी होती है। ठीक है दोस्तों, आपने व्यास समझ लिया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वृत्त के अवयव के बारे में, एलिमेंट ऑफ सर्किल। इस चैप्टर को समझने के लिए
ब्रीथ जानने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जानो कि ब्रीथ के अवयवों के बारे में। इनको जाने बगैर आप ब्रीथ के फार्मूला को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ब्रीथ का अवयव है केंद्र, जिसको अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। सेंटर का संकेताक्षर जो होता है वो ओ होता है। फाइनली ब्रीथ के केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप ब्रीथ की आकृति है। तो अब जानिए कि ब्रीथ का केंद्र क्या होता है। ब्रीथ का जो तल होता है उस तल में एक बिंदु होता है। ब्रीथ के तल में एक बिंदु होता है और उस बिंदु से ब्रीथ के बाहरी जो घेरा है यानी बिंदु पथ जो है, उस बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदुओं की दूरियां समान होती है। जैसा कि इस चित्र में आप देखें कि हमने इस बिंदु पथ पर एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया, एक बिंदु सी, डी, ई, एफ, इसी प्रकार हमने से बहुत सारी बिंदुएं ले लिया, क्योंकि इस बिंदु पथ में तो अनगिनत बिंदुएं होगी। उन सभी बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। तो इसके तल में, ब्रीथ के तल में एक ऐसा बिंदु, ब्रीथ के तल में स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदुओं की दूरियां समान हो, उस बिंदु को ही हम लोग केंद्र कहते हैं। तो केंद्र की खासियत क्या है, इसका मुख्य गुण क्या है कि केंद्र से बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदुओं की दूरियां समान होती है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन बना सकते हैं आप। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि ब्रीथ के तल में स्थित वह बिंदु, ब्रीथ के तल में स्थित वह बिंदु जिससे बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदुओं की दूरियां समान हो, उसे केंद्र कहते हैं। फाइनली केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रीथ के मध्य में होता है, यानी कि ब्रीथ के बिल्कुल बीचों बीच होता है। इससे प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप केंद्र समझ गए होंगे। अगर केंद्र समझ गए होंगे तो फिर आते हम लोग परिधि पर। परिधि को अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, परिधि क्या है। परिधि लंबाई की माप है। परिधि घेरा की जो लंबाई है ना, ब्रीथ की जो घेरा की लंबाई है, उस लंबाई को परिधि कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि घेरा को परिधि नहीं कहते हैं, बल्कि घेरा की लंबाई को परिधि कहते हैं। ये ब्रीथ का जो बिंदु पथ है ना, बिंदु पथ, इस बिंदु पथ की जो लंबाई होती है, पूरी लंबाई, उसको हम लोग परिधि कहते हैं। जैसा कि अगर हम ए से शुरू करते हैं, ए से चलना शुरू करते हैं, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से होते हुए पुनः ए पर आ जाते हैं और चलने के बाद जितनी दूरी हमने तय किया वह दूरी परिधि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने बताया कि ब्रीथ के बिंदु पथ की लंबाई को परिधि कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्रीथ के वक्र की लंबाई को परिधि कहते हैं, और परिधि को सी से सूचित करते हैं। फिर अगला ब्रीथ का अवयव है त्रिज्या। त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। ब्रीथ का जो परिधि है, यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो घेरा है, घेरा की लंबाई परिधि होगा। और ये जो ब्रीथ की परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ब्रीथ के बिंदु पथ और केंद्र के बीच की दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। बड़ा आर या छोटा आर भी आप ले सकते हैं। क्या समझा आपने त्रिज्या के बारे में? ब्रीथ के केंद्र और बिंदु पथ के बीच की दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ब्रीथ का अवयव है ब्रीथ की जीवा और ब्रीथ खंड। अब इन दो टॉपिक को समझते हैं कि ब्रीथ की जीवा क्या है और ब्रीथ खंड क्या है। दोस्तों, ब्रीथ की जीवा जो होती है उसको अंग्रेजी में कोड कहते हैं और ब्रीथ खंड को सेगमेंट कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रीथ की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, यहाँ ब्रीथ की परिधि है और ब्रीथ की परिधि पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। वैसे तो इस पर बहुत सारी बिंदुएं हैं। तो ब्रीथ की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को, ब्रीथ के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को ब्रीथ की जीवा कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ए बी जो सरल रेखा है वह ब्रीथ की जीवा है। तो जीवा का डेफिनेशन क्या होगा कि ब्रीथ की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को ब्रीथ की जीवा कहते हैं। अब ब्रीथ खंड जो है, तो ब्रीथ खंड हम लोग किसे कहेंगे, इसको ध्यान देने वाले कि ब्रीथ की जीवा जो है ना, वो ब्रीथ को दो भागों में विभाजित कर रही है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो एक ऊपर और एक नीचे आप देख सकते हैं। तो एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है, लेकिन ब्रीथ को दो भागों में विभाजित कर रहा है ब्रीथ की जीवा। तो जो ब्रीथ की जीवा है ना, वो ब्रीथ को दो भागों में विभाजित करती हैं
और वृत्त की जीवा वृत्त को जिन 2 भागों में विभाजित करती हैं उन्हीं 2 भागों को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं, उन्हीं 2 खंडों को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। तो वृत्त खंड का डेफिनेशन होगा कि वृत्त की जीवा वृत्त को जिन 2 खंडों में विभाजित करती हैं, वृत्त की जीवा वृत्त को जिन 2 खंडों में विभाजित करती हैं उन्हें वृत्त खंड कहते हैं। जैसे ये हो गया वृत्त खंड और ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया जो हुआ ये वृत्त खंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो वृत्त खंड जो होता है ना 2 प्रकार के होता है। वृत्त खंड को 2 भागों में फाइनली बांटा गया है, जिसमें से पहला है लघु वृत्त खंड और दूसरा है दीर्घ वृत्त खंड। तो जो छोटा वाला खंड है, यहाँ पर 2 वृत्त खंड है, जिनमें से जो छोटा है वो लघु वृत्त खंड है और जो बड़ा है वो दीर्घ वृत्त खंड है। जैसा कि ये वाला जो खंड है ये दीर्घ वृत्त खंड है और ये वाला लघु वृत्त खंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीवा वृत्त खंड समझ में आ गया होगा। फाइनली एक बार और रिपीट करता हूँ, वृत्त की जीवा क्या है, तो वृत्त के परिधि यानी वृत्त के बिंदु पथ के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त की जीवा वृत्त को जिन 2 खंडों में विभाजित करती हैं उन्हीं खंडों को वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड 2 प्रकार के होते हैं, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त खंड जब बनेगा तो उसमें जो छोटा खंड होगा वह लघु वृत्त खंड कहेगा। लघु का मतलब ही होता है छोटा, और जो बड़ा होगा उसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है दोस्तों, जरूरी बातें और अब मैं अभी ही बता देना चाहूँगा, वृत्त का व्यास समझते हैं यानी डायमीटर क्या है। दोस्तों वृत्त के व्यास को d से सूचित किया जाता है। आप इसको वृत्त के व्यास को स्मॉल d ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का व्यास क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर हम वृत्त के व्यास का एग्जैक्ट परिभाषा दें तो वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो। वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदु, यहाँ पर परिधि है, परिधि पर एक बिंदु A है और एक दूसरा बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा है जो केंद्र से होकर जा रही है। अगर ये केंद्र से होकर नहीं जाए यानी केंद्र से होकर नहीं गुजरे तो फिर ये व्यास नहीं है, तब तो ये जीवा हो जाएगी ना। क्योंकि हम जीवा का परिभाषा आपको क्या दी है, जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक वृत्त ले लिया हमने, ये इसका केंद्र हो गया। अगर वृत्त पर यहाँ पर परिधि है तो परिधि के पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है, A और B को मिला रही है तो ये जीवा हो गया। लेकिन ये जीवा क्या है कि ये भी सरल रेखा है, ये भी वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। और व्यास भी वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। ये भी परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है और जीवा भी परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है। किंतु व्यास जो है वो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है, परंतु वो केंद्र से होकर जाती है और इसमें केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो जीवा और व्यास में अंतर यही है कि जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती और व्यास केंद्र से होकर ही गुजरती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जीवा ही व्यास है। लेकिन कौन सी वाली जीवा व्यास है, जो जीवा सबसे बड़ी होती है, जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है वही वृत्त का व्यास है। ठीक है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। या इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे वृत्त का व्यास कहते हैं और वृत्त के व्यास को d से सूचित करते हैं। अब एक बात और देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम O से A तक के बीच की दूरी की बात करें, O से A तक के बीच की जो दूरी है ये आधी दूरी है, पूरे व्यास की आधी दूरी है। तो ये परिधि और केंद्र के बीच की दूरी है, इसको हमने त्रिज्या कहा था, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो O से A तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है, फिर O से B तक की दूरी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से एक त्रिज्या और फिर दूसरा त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या मिल करके एक व्यास का निर्माण करती है। तो अगर हम व्यास की बात करें, पूरे AB की बात करें, तो AB को हम 2 भागों में इस तरह से तोड़ सकते हैं, OA प्लस OB। ठीक है दोस्तों, और AB क्या है, वृत्त का व्यास है। हमने बताया कि
व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से डी बराबर क्या हो जाता है, ओ ए वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ओ भी वृत्त की त्रिज्या है, यानी आर और ये भी आर। तो इस तरह से डी बराबर हो जाता है 2r। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वृत्त के व्यास और वृत्त की त्रिज्या में संबंध है। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यह है वृत्त के व्यास और वृत्त की त्रिज्या में संबंध। तो एक बात समझने वाली है दोस्तों, अगर इसको भाषा में बोले तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना होती है। अगर ठीक इसका उल्टा बोले, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी है। जैसे हम यहाँ से अगर निकाले आर का वैल्यू निकालना चाहें तो आर बराबर होता है 2, यहाँ पर गुना हो रहा है तो इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, यानी d/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो r बराबर d/2 यानी कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, d बराबर 2r यानी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के 2 गुनी होती है। ठीक है दोस्तों, आपने व्यास समझ लिया। तो अब अगला टॉपिक है चाप, जिसको अंग्रेजी में अर्क कहते हैं। चाप समझने के बाद हम लोग त्रिज्यखंड को समझेंगे कि त्रिज्यखंड क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों चाप क्या है। ये देखिए दोस्तों, आप वृत्त का फिगर है और वृत्त के एक सतत खंड को, वृत्त के एक सतत खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वृत्त जो है ये पूरा वृत्त है और वृत्त का एक सतत खंड है। वृत्त की जो परिधि है उसमें एक खंड अगर काट लिया जाए तो वही एक चाप है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ अगर हमने वृत्त का फिगर बनाया और यहाँ पर हमने एक खंड काट लिया तो ये वृत्त का क्या है, चाप है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन होगा वृत्त के सतत खंड को, सतत खंड बोले तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि वृत्त के सतत खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी वृत्त की चाप है। ठीक, तो अब आ गया है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेक्टर कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ए बी जो है, ए बी, ए से बी तक जो एक चाप बन रहा है, एक सतत खंड है, यानी एक चाप है। ए बी एक चाप है। ठीक, और ओ ए एक त्रिज्या है, फिर ओ बी एक त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याओं के बीच में चाप से घिरी हुई जो आकृति है उसी आकृति को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन त्रिज्यखंड भी 2 तरह से हो जाता है, ये एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी त्रिज्यखंड को समझते हैं। त्रिज्यखंड क्या होगा, इसका डेफिनेशन तैयार करो। अगर आपको दिक्कत होता है ज़्यादा तो आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से बोलेंगे कि वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्या, मतलब वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच, वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच चाप से घिरी हुई आकृति को, वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये त्रिज्यखंड त्रिभुज नहीं होता है। त्रिभुज और त्रिज्यखंड में अंतर है। त्रिज्यखंड में क्या क्या लगा होता है, तो त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्या और एक चाप, 2 त्रिज्या और एक चाप मिलकर वृत्त का त्रिज्यखंड तैयार करता है, बनाता है। यानी इसलिए डिफिनेशन इसका हो जाएगा वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच, वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच चाप से घिरी हुई आकृति को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, और वृत्त के सतत खंड को, वृत्त के एक सतत खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। अब दोस्तों एक देखते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वो वृत्त खंड की ही तरह त्रिज्यखंड, वृत्त खंड की ही तरह वृत्त का त्रिज्यखंड 2 तरह से होता है। एक होता है लघु त्रिज्यखंड और दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। मैं समझता हूँ कि आपको लघु और दीर्घ के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझते होंगे कि लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो लघु माने छोटा त्रिज्यखंड और दीर्घ का अर्थ हुआ बड़ा त्रिज्यखंड। तो इस फिगर में आप देखेंगे, इस फिगर में छोटा कौन है, ये वाला जो त्रिज्यखंड है, ये वाला जो हमने रंग दिया, ये वाला त्रिज्यखंड छोटा है यानी लघु है, और ये वाला जो हमने नहीं रंगा ये दीर्घ है। तो ये त्रिज्यखंड जो है ना 2 तरह के हो गया, ये छोटा हो गया यानी लघु त्रिज्यखंड हो गया और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वृत्त का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सर्किल है दोस्तों, अर्धवृत्त, जिसको अंग्रेजी में सेमी सर्कल कहते हैं।
तो अब आइए देखते हैं कि अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये वृत्त का फिगर है। वृत्त के फिगर में ए बी जो सरल रेखा है ये वृत्त का व्यास है। आप देख सकते हैं इसे हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वृत्त का व्यास वो होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा होती है, लेकिन वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और ये वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का व्यास वृत्त को समान दो भागों में विभाजित करता है, उनमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए बी वृत्त का व्यास है और ये वृत्त को समान दो भागों में, ये भाग 1 और ये भाग 2, इन समान दो भागों में विभाजित करता है। इनमें से दोनों भाग को वृत्त का अर्धवृत्त कहेंगे। जैसे कि भाग 1 भी अर्धवृत्त होगा और भाग 2 भी अर्धवृत्त होगा। जैसा आपने वृत्त खंड के बारे में पढ़ा, तो वृत्त खंड में क्या है कि एक वृत्त होता है और जीवा होती है। तो जीवा वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करते हैं, उनमें से एक खंड लघु वृत्त खंड कहलाता है, दूसरा दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। लेकिन अर्धवृत्त का दूसरा मतलब, अर्धवृत्त का मतलब क्या है कि दोनों खंड ही बराबर होता है, क्योंकि अर्धवृत्त को कौन विभाजित करता है, तो अर्धवृत्त को विभाजित करने का काम, वृत्त को विभाजित करने का काम व्यास करता है और वो बराबर दो भागों में विभाजित करता है, इसलिए उसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। आधा वृत्त, अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त खंड और अर्धवृत्त में अंतर है। अर्धवृत्त हम लोग किसे बोलेंगे, वृत्त का व्यास वृत्त को जिन दो समान भागों में विभाजित करता है उनमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थांश, क्वाड्रांट, यानी वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त को 4 बराबर भागों में यदि बांटा जाए, यदि वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा जाए, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और इन चारों भागों को इस प्रकार से बांटा जाए कि ये चारों भाग का जो क्षेत्र है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये 10 मीटर स्क्वायर हो तो ये भी 10 मीटर स्क्वायर हो और ये भी चारों के चारों 10 मीटर स्क्वायर हो। तो चारों भाग अगर बराबर भाग में विभाजित हो तो उनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का अर्थ ही होता है 4 अंशों में से एक अंश, 4 में से एक अंश, इसलिए चतुर्थांश नाम पड़ जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे कि यदि वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए, यदि वृत्त को 4 समान अंशों में विभाजित किया जाए तो उनमें से एक अंश को, यानी कि उनमें से एक भाग को हम लोग वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वृत्त का चतुर्थांश अगर आपको निकालना होगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्र में से, पूरे वृत्त के क्षेत्र में से क्षेत्रफल निकाल करके उसमें केवल 4 से डिवाइड कर देंगे तो वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। अब अर्धवृत्त निकालना होगा तो अर्धवृत्त का मतलब हुआ आधा, पूरे वृत्त के क्षेत्र में से अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आखिरी टॉपिक के रूप में है केंद्रीय कोण, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल एंगल कहते हैं। ये वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत परेशान करेंगे अगर केंद्रीय कोण आप नहीं समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय कोण को जानते हैं। ये जो वृत्त का केंद्रीय कोण होता है वो वृत्त के केंद्र पर बनता है। आप पहले से ये बात जानते होंगे, क्लास 8 में भी पढ़ना है, 7 में भी आप जानते होंगे कि एक जो बिंदु होता है, एक बिंदु पर कितना का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वृत्त का जो केंद्र होगा, इस पूरे केंद्र की बात करें तो केंद्र एक बिंदु है, पूरे केंद्र पर 360 का कोण बनेगा। लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा को अगर कम कर दिया जाए तो उसी 360 में बहुत सारे कोण बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि केंद्रीय कोण क्या होगा, ये जो ए बी है, ए बी एक जीवा है, वृत्त की जीवा है। तो वृत्त की जीवा केंद्र पर जो कोण बनाती है उसी कोण को हम लोग केंद्रीय कोण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल होगा कि वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को, वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। यानी कि वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र कौन होगा, केंद्र O है और ए बी वृत्त की जीवा है, तो इस प्रकार से कोण बनता है AOB या फिर BOA। बातें की हैं, AOB वृत्त का केंद्रीय कोण हो गया, जिसका माप हमने थीटा लिया। यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय कोण बराबर कोण AOB बराबर थीटा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे वृत्त के एलिमेंट्स के बारे में, यानी
सर्किल के एलिमेंट्स के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर इस टॉपिक को, ब्रीथ के एलिमेंट्स को अगर आपने ठीक से समझ लिया है और ब्रीथ के डिफिनीशन को अगर आपने ठीक से समझ लिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से हम लोग अब जो फार्मूला सीखने वाले हैं, जो फार्मूला बनाने वाले हैं, वो फार्मूला भी आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आने लगेगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे फार्मूला के बारे में कि फार्मूला कैसे तैयार किया जाता है। फार्मूला रटने के बजाय आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो फिर ये चैप्टर बड़ा ही आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा।